बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं मध्य भारत के इतिहास में। आज लेक्चर नंबर 34 में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के अंतिम भाग अर्थात भाग 5 की बात होनी है। कुछ व्यापार में 4 लाइनें व्यापार की, 8 लाइनें समाज की और 4 लाइनें सैन्य व्यवस्था की। और इस तरीके से अपन ये विजयनगर साम्राज्य, बेहतरीन साम्राज्य जो है वो समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों व्यापार की। जो विजयनगर साम्राज्य या साउथ में जो व्यापारी होते हैं वो चेटी कहलाते हैं, चेटी या शेटी। तो व्यापार मुख्यतः चेटी या शेटियों के हाथों में होता था, है ना। विजयनगर साम्राज्य में जो व्यापार होता था वो मुख्यतः चेटी या शेटियों के हाथों में होता था। जैसे सुनील शेट्टी व्यापारी हैं, रोहित शेट्टी बहुत बड़े व्यापारी हैं, फिल्म बनाते हैं, पैसा लगाते हैं ठीक है। इसी तरीके से बंगालीज में भी मैंने बताया था, बंगालीज में जो व्यापारी वर्ग होता है या तो वो पोद्दार कहलाता है या मजूमदार कहलाता है, ठीक है। उत्तर भारत में जो व्यापारी वर्ग होता है वो माहेश्वरी, खंडेलवाल, अग्रवाल, गुप्ता, ये सारे होते हैं। तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य में व्यापार किनके हाथों में था? मुख्यतः चेट्टी या शेटी के हाथों में था, पहली बात। दूसरी बात, व्यापार करने के लिए जो मुद्रा थी, तो मुद्रा में सोने का सिक्का जो फेमस था, सोने का सिक्का जो था वो कहलाता था, सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का कहलाता था वरा। सोने का सिक्का क्या कहलाता था दोस्तों? वरा सॉरी। और चांदी का सिक्का कहलाता था, चांदी का सिक्का कहलाता था तार। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तार, ठीक है। मैंने सल्तनत काल में आपको सिक्कों का कोड बताया है, ताजी चाट। तांबे का जो होता था वो जीतल होता था और चांदी का जो होता था वो टंका होता था। यहां सोने का वराह है और चांदी का तार है। कोड देख लीजिए दोस्तों, इसका कोड है सोबर चांता, सोबर चांता, सोबर चांटा, है ना। किसी को आपने चांटा मारा और बहुत सोबर तरीके से मारा। सोबर मतलब एकदम लाइटली चांटा मारा, है ना, एकदम से उसको बस टच कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं भड़ाक से नहीं दे दिया, सोबर तो एकदम धीरे से चांटा मारा, ठीक है। तो सोबर चांटा, चांटा नहीं बोल रहा है, चांता। तो सोबर मतलब सोने का क्या है? बर मतलब बरा। और चांदी का क्या है दोस्तों? तार। सोबर चांता, सोने का क्या है? वरा, और चांदी का क्या है? तार। तो विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों का कोड क्या हो गया? सोबर चांता, ठीक है। अब जो सोने के सिक्के होते थे दोस्तों, इन सोने के सिक्कों पर वेंकटेश्वर या तिरुपति की आकृति का अंकन होता था। वेंकटेश्वर या तिरुपति का अंकन होता था, ये भगवान बने होते थे सोने के सिक्कों पर, ठीक है। सो ये थी दोस्तों मुद्रा व्यवस्था। और मुद्रा व्यवस्था के बाद बात करनी है अपने को सैन्य व्यवस्था, है ना, ठीक है। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था सैन्य व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य में, उसको सैन्य विभाग को कंदाचार कहते थे। सैन्य विभाग क्या कहलाता था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को बोलते थे कंदाचार। याद रखिएगा, कंद आचार, ठीक है, कंदाचार बोलते थे सैन्य विभाग को। और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि सैन्य विभाग का जो खर्चा चलता था वो वैश्याओं पर लगाए गए टैक्स से चलता था। वैश्याओं पर लगाए गए कर से चलता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। वैश्याओं पर जो टैक्स लगाते थे उस टैक्स से खर्चा चलता था किसका? सैन्य विभाग का। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब जो है इसमें अपन सामाजिक स्थिति का वर्णन कर लेते हैं। हालांकि सैन्य व्यवस्था में एक पॉइंट और ले लेते हैं अपन कि युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले, युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन करते थे, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले को गंडपेंड उपहार स्वरूप दिया जाता था। गंडपेंड पहनाया जाता था पैर में, गंडपेंड, है ना। जैसे कान में लेडीज पेंडुलम टाइप वो पहनती है ना, पेंडल्स, कान में क्या पहनती हैं लेडीज लोग? पेंडल्स। ऐसे पैर में पहना जाने वाला पेंडल, गंड पेंड। तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले को गंड पेंड दिया जाता था जो पैरों में पहनते थे।
ठीक है। और ये एग्जैक्टली चांदी का एक डिवाइस होता था, चांदी का एक गोलाकार डिवाइस होता था जो पैर में नीचे यहां पे पहना जाता था। ठीक है, तो गंड पैंड ये है, पैरों में पहना जाता था युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले को। ठीक है, तो ये सेना के बारे में यहां बात हो जाती है। अब थोड़ा बड़े रूप में अपने को बात करनी है सामाजिक दशा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा। तो सामाजिक दशा में दोस्तों सबसे पहले बात करनी है, 4 वर्ण थे यहां पे समाज, विजयनगर का सामाजिक स्थिति। तो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण का कंसेप्ट चला आ रहा है। ठीक है, 4 वर्ण में कौन थे? विप्रलु, राजलु, मोती कीर्तलु, मोती कीर्तलु, मोती कीर्तलु और नल वज टीवये, 4 वर्ण है। विप्र, विप्र किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो विप्रलु कौन सा वर्ग हो गया? ब्राह्मण वर्ग। राजलु में राजा लगा हुआ है, तो ये कौन सा वर्ग हो गया दोस्तों? क्षत्रिय वर्ग। और मोती कीर्तलु, मोती का व्यापार जो करेगा तो कौन होगा? व्यापार करने वाला, व्यापारी मतलब वैश्य। ये कौन हो गया दोस्तों? ब्राह्मण। ये कौन हो गया? क्षत्रिय। ये कौन हो गया? वैश्य। और ये कौन हो गया? शूद्र। नलबज टिवये, विप्रलु, राजलु, मोती कीर्तलु, मोती का व्यापार करेंगे तो मोती कीर्तलु, और नल वज टिवये जो चौथा निम्न वर्ग है उसको क्या बोला गया है? नल वज टिवये, नल वज टिवये। विप्रलु, राजलु, मोती कीर्तलु, नल वज टिवये, 4 बार बोलेंगे, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि व्यापार चेटियों के हाथ में होता था, लेकिन चेटियों के जैसे व्यापार में निपुण लोगों को, ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? चेटियों के जैसे, चेटियों के जैसे व्यापार में निपुण लोगों को, व्यापार में निपुण लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? वीर पांचाल। चेटियों के जैसे व्यापार में निपुण लोगों को वीर पांचाल कहा जाता था। यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि वीर पांचाल किन्हें कहते हैं? चेटियों के जैसे जो व्यापार में निपुण थे उनको वीर पांचाल कहा जाता था। फिर उत्तर से जो विजयनगर, उत्तर भारत से और जो विजयनगर आकर बसे हैं, तो उत्तर भारत से विजयनगर आकर बसे लोगों को, विजयनगर आकर बसे लोगों को बड़वा कहा गया है। बड़वा है ना। आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी दोस्तों, तड़वी, तड़वी भील। तड़वी भील कौन होते हैं दोस्तों? जो भीलों में मुस्लिम भील होते हैं वो तड़वी भील कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में जब भील जनजाति पढ़ते हैं तो भील में तड़वी भील होते हैं। तड़वी भील मतलब ऐसे भील जिन्होंने इस्लाम कबूल कर रखा है। मुस्लिम भीलों को क्या बोलते थे? तड़वी। यहां है बड़वा। उत्तर भारत से विजयनगर आकर बसे लोगों को क्या कहा गया है? बड़वा कहा गया है। सो ये ध्यान देंगे जरा। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था दोस्तों, है ना। ऊपर की तरफ लिख देता हूं, दास प्रथा का प्रचलन था और दासों के खरीदे बेचे जाने को बेसबाग बोला जाता था। दास प्रथा थी, दास प्रथा प्रचलन था और दासों के खरीदे जाने को क्या बोला जाता था? दासों के खरीदे बेचे जाने को क्या बोलते थे दोस्तों? बेसबाग। बेसबाग ये भी आया है परीक्षा में दोस्तों, बेसबाग कहा जाता था। ठीक है, वीर पांचाल किसे कहा जाता था? व्यापार में निपुण लोग। बेसबाग कौन है? दासों को खरीदना बेचना बेसबाग कहा जाता था। फिर और आते हैं समाज में पॉलीगर। पॉलीगरों का आंदोलन पढ़ते हैं, सन्यासी आंदोलन पढ़ते हैं, है ना। दिखूज आंदोलन पढ़ते हैं, संथाल आंदोलन पढ़ते हैं, हो आंदोलन पढ़ते हैं। ये सारे आंदोलन लगातार पढ़ते हैं अपन आधुनिक भारत में, जिसमें से पॉलीगरों का एक आंदोलन होता है जो तमिलनाडु के जमींदार टाइप होते हैं। कर्नाटक तमिलनाडु तरफ के जो जमींदार होते हैं साउथ के, उनको बोलते हैं पॉलीगर, है ना। तो पॉलीगर विद्रोह किसने किया था? काट्टावामान ने। पॉलीगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगा दोस्तों। काट्टावामान ने पॉलीगर विद्रोह किया है। तो पॉलीगर जो होते थे ये दक्षिण के जमींदार हैं। दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में जमींदारों को कहते थे क्या? पॉलीगर। जमींदारों की भी तो कुछ बहुत सारे मामलों में अंग्रेजों से नहीं बनती थी ना, तो फिर इसीलिए पॉलीगरों ने या जमींदारों ने विद्रोह किया है। नेतृत्व किसने किया था? काट्टावाम्मान ने। फिर स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है। किस साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी? स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक। और इस स्थिति का अंदाजा इस बात से लगता था कि स्त्रियों को राजकीय पद मिलते थे, बड़े बड़े पद मिलते थे। यह भी प्रश्न आ चुका है। स्त्रियों को बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाता था, आसीन किया जाता था। तो किस साम्राज्य में स्त्रियों की इतना सम्मान था कि उनको राजकीय पद मिले हुए थे? तो विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो स्त्रियों को बड़े बड़े राजकीय पद दिए जाते थे। यह एकमात्र विजयनगर साम्राज्य में ऐसा था। ठीक है, फिर और देखते हैं, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां जो थी, कुंवारी स्त्रियां जो थी या विधवा स्त्रियां जो थी मंदिरों में रहने वाली, उनको बोलते थे देवदासी। ये ध्यान रखेंगे, देवदासी प्रथा का प्रचलन था। समाज में ही चल रहा है, ये समाज के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। देवदासी प्रथा आपको बहुत क्लियर कट बता दूं कि इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति साहब, उनकी वाइफ है सुधा नारायण मूर्ति। सुधा नारायण मूर्ति भारत में बहुत बड़े लेवल पे साउथ में देवदासियों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही हैं। सुधा नारायण मूर्ति या सुधा मूर्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देवदासी प्रथा के लिए काम कर रही है। देवदासी क्या है? बेसिकली मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियां। देवदासी कौन होते हैं? मंदिरों में देव पूजा और मंदिरों की सफाई, रख रखाव आदि, मंदिरों की पूरी देखभाल करने के लिए, है ना, सफाई के लिए रहने वाली स्त्रियां। कंवारी वो भी रहती थी या आजीवन कंवारी रहती थी? आजीवन ये कंवारी रहती थी, ये देवदासी कहलाती थी। हालांकि इनका शोषण कर लेते थे पुजारी या महंत लोग, बुरा शोषण होता था, इसीलिए इनकी स्थिति खराब हुई और इसीलिए सुधा मूर्ति को इनकी भलाई के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करना पड़ रहा है देवदासी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से भी। ठीक है, फिर गणिका दो प्रकार से थी। गणिका मतलब वैश्या, गणिका भी बोलते हैं, कुट्टनी भी बोलते हैं। गणिका या कुट्टनी क्या बोलते हैं? कुट्टनी, या इन्हीं को अपने उत्तर भारत में वैश्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोस्टिट्यूट। तो गणिकाएं जो है वो दो तरीके थी। एक तो गणिकाएं यही हो गई देवदासी, मंदिर से संबंधित थी, मंदिर से संबंधित गणिकाएं थी जिनको देवदासी बोला गया है। और दूसरी गणिकाएं जो थी वो स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार, देह व्यापार करती थी। तो स्वतंत्र रूप से, मंदिर से संबंधित और स्वतंत्र रूप से। ध्यान देंगे, स्वतंत्र रूप से रहने वाली गणिकाएं उच्च शिक्षित होती थी दोस्तों, उच्च शिक्षित और धनाढ्य होती थी, खूब पैसे वाली होती थी। आपको सैन्य व्यवस्था में मैंने समझाया है कि सेना का सारा खर्च कहां से आ रहा है? यहीं से ना आ रहा है, धनाढ्य वैश्याओं से। सेना का सारा खर्चा कहां से आ रहा है? वैश्याओं पर लगने वाले कर से आ रहा है। ये वैश्याओं पे कर ही तो लगेगा, धनाढ्य वैश्याओं पे, उच्च शिक्षित वैश्याओं पे कर लगेगा। इस टैक्स से सैन्य व्यवस्था चल रही है विजयनगर साम्राज्य की, है ना। एक दाग जैसा लगता है लेकिन है, ठीक है, सत्य बात है। ठीक है, फिर मनोरंजन के साधन की बात करें तो मनोरंजन में संगीतमय अभिनय। ठीक है, थोड़ी सी मनोरंजन की बात कर लेते हैं। देवदासी प्रथा जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में भारत का ये ज्वलंत टॉपिक है साउथ में। ठीक है, इसके बाद मनोरंजन के साधन यदि समाज में बात करें तो मनोरंजन के लिए यक्षगान है। कर्नाटक की तरफ कौन सा नाट्य या नृत्य होता है और गाना होता है? यक्षगान। ये कई बार परीक्षा में आया है। यक्षगान कहाँ का लोक सिग्नेचर जो गायन है, यक्षगान सिग्नेचर गायन कहाँ का है? कर्नाटक का। तो यक्षगान क्या है? संगीतमय अभिनय। इसमें क्या किया जाता है? लोक नाट्य टाइप बोल सकते हैं, संगीतमय अभिनय। संगीत चलता है और लोग इस संगीत में अभिनय करते हैं, थिरकते हुए। अभिनय मतलब है ना, रोल करते हैं, तो यक्षगान। और छाया नाटक को बोलते हैं बोम घाट। बोम घाट
बोम घाट क्या कहलाता है दोस्तों? इसको बोलते हैं छाया नाटक। ये संगीत में अभिनय हो गया और एक बोम घाट है छाया नाटक। तो छाया नाटक को बोला गया है बोम घाट। और ये तो यक्षगान और बोम घाट प्रचलित थे। शतरंज जुआ पासा होता था और मनोरंजन के लिए क्या होता था? शतरंज खेलते थे लोग, जुआ खेलते थे, ताश जुआ चौपड़ खेली जाती थी और पासा भी होता था। शतरंज जुआ पासा होता था और आपको एक विशेष राजा जो कि शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे वो थे केडीआर। ये प्रश्न आ चुका है। कृष्णदेव राय कौन सा गेम खेलते थे दोस्तों? तो शतरंज खेलते थे। कृष्णदेव राय कौन सा गेम खेलते थे? शतरंज। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा, है ना। गाना भी है ना, वो आपने अकबर वाली मूवी देखी होगी जोधा अकबर, जिसमें जब वो ऋतिक रोशन आते हैं तो बड़ा सा नगाड़ा रखा रहता है और यूं बजाते हैं, अजीमो शाह शहनशाह डुम मरहबा डुम, ऐसे। तो नगाड़ा बजता है क्योंकि अकबर स्वयं नगाड़ा बजाता था, तो उसके शानो शौकत में भी बड़े बड़े नगाड़े बजते थे। गेटिंग माई पॉइंट? पिक्चरों से भी सीख सकते हैं आप, मूवीज से भी सीख सकते हैं। तो कृष्णदेव राय जो है वो शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, ये ध्यान में रखना है आपको। बाकी मनोरंजन के साधन शतरंज, जुआ और पासा हुआ करते थे, ठीक है। और हम्फी में स्थित विजय विट्ठल मंदिर, हम्फी में विजय विट्ठल मंदिर, विजय विट्ठल मंदिर या सिर्फ विट्ठल मंदिर भी बोल सकते हैं। हम्फी में स्थित विजय विट्ठल मंदिर में जो 56 स्तंभ हैं, 56 कॉलम्स हैं, आप देखना विजय विट्ठल मंदिर कभी आप गूगल करके देखना, तो 56 स्तंभ जो हैं वो संगीतमय ध्वनि निकालते हैं। उस स्तंभ पे आप मारेंगे ना ऐसे तो संगीतमय ध्वनि निकलेगी, संगीतमय ध्वनि। तो हम्फी में स्थित विजय विट्ठल मंदिर के 56 स्तंभों को ठोकने पर क्या निकलती है? संगीतमय ध्वनि निकलती है। तो इस तरीके से ये बहुत एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में यहां आके अपन विश्राम लेंगे। जितना जरूरी और जितना आपके काम का था, बहुत शॉर्ट रूप में, सारगर्भित रूप में, कोडिंग के रूप में, कंसेप्ट के रूप में, कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। सो आप सारे कोडों को याद रखिए। आज का कोड क्या बताया है? सोबर चांता। सोबर चांता क्या है? विजयनगर की मुद्राएं। 4 प्रकार के वर्ण क्या है? विप्रलु, राजलु, मोती कीर्तलु और नलवज टिवैया, ठीक है। देवदासी प्रथा बताए हैं, गणिकाएं बताई हैं, किस तरीके से सेना का खर्चा चलता था ये बताया है, समाज की दशाएं बताई हैं, मनोरंजन के प्रकार बताए हैं, शतरंज कौन खेलता था? केडीआर खेलता था। और हम्फी का विजय विट्ठल मंदिर के 56 स्तंभ क्या निकालते थे? संगीतमय ध्वनि, ठीक है। तो ये एक विशाल साम्राज्य का लगभग 315 साल, देख लीजिएगा आप, टोटल लगभग 315 साल चलने वाले एक विशाल दक्षिण के साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का यहां थ्योरी में अंत होता है, ठीक है। इतिहास से कभी खत्म नहीं हो सकता, यहां पे अपनी थ्योरी यहां समाप्त होती है। और अगला अपने को जो करना है वो छोटे छोटे राजवंश करने हैं, जिसमें अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे बहमनी राजवंश। और बहमनी राजवंश किस तरीके से एक होता है, 5 के 5 गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर और जो 5वां है इसको अहमदनगर, सारे मिला के 5 मिला के बहमनी साम्राज्य पूरा होता है। तो कल से बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अपना स्नेह बरसाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।